Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस यूनिवर्सिटी के 10 अप्रैल के तमाम पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 10 अप्रैल वाले दिन नस के पेपर के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए उन तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। इसके अलावा 9 अप्रैल की जो इवनिंग की शिफ्ट का पेपर था वो भी अवेलेबल है, उसको भी जरा सॉल्व करेंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन 9 और 10 अप्रैल के तमाम पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर आप लोग अभी तक नस के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सके तो भाई पास पेपर्स के लेक्चर्स लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। ये पास पेपर्स के लेक्चर्स काफी सारे बच्चों के पास रिपीट हो रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस की प्रॉपरली तैयारी कवर हो तो आप लाजमी तौर के ऊपर नस यूनिवर्सिटी के न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। नस यूनिवर्सिटी के इस बैच में आपको हम लोग तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे फिजिक्स, जहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी आता है, यूईटी के अंदर, मेरान के अंदर, एनईटी के अंदर। या फिर अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बिजनेस मैथ्स आती है, आईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। आपको एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी कवर अप करवा रही होती है, पढ़ा रही होती है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव देन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर cos और sec दोनों पॉजिटिव हैं तो भाई थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड आपके क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ये टेंजन का होता है, यहाँ पे टेंजन और कॉट पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये कॉस का होता है, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होती है। तो एग्जामिनर ने आपसे अगर ये पूछा हुआ है कि कॉस और सेक किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है, तो भैया जाहिर सी बात है ये चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, नहीं तो फर्स्ट में होंगे। तो कभी इम्कानात किस चीज के, चौथे क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, क्योंकि भाई फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहे हैं सर क्वेश्चन था नेगेटिव फॉर कोसेक थीटा। अब आंसर्स या ऑप्शंस हमारे पास गिवन नहीं है तो वी कैन एज्यूम कि नेगेटिव कॉस थीटा का आंसर क्या होगा। नेगेटिव कोसेक थीटा का आंसर क्या होगा, कोसेक होता है 1/साइन के बराबर, तो नेगेटिव का 1/साइन थीटा भी हो सकता है। अब डिपेंड करते हैं ना क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपने अपनी तरफ से एजम्पशन कर ली कि किसके बराबर होगा। भाई देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई क्या चीज कैलकुलेट करके बताओ वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है अगर कभी भी दुनिया में आपको चार वेक्टर्स दे दिए जाएं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खाली बेसिक लॉजिक मालूम होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/6। क्योंकि आपको चारों वर्टिसेस के वेक्टर्स गिवन है तो v इज इक्वल टू 1/6। सबसे पहले आप करोगे a इंटू बी। ये a इंटू बी का मतलब क्या है कि आपका जो डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर है ए बी का, यानी कि b माइनस ए करना सही है, तो ए बी रिजल्टेंट वेक्टर। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे आप ए सी वेक्टर के रिजल्टेंट इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए इंटू डी के रिजल्टेंट वेक्टर के साथ। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन में आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर ए बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ए इंटू सी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने ए इंटू डी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि देखो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/6 ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए डी वेक्टर। तो पहले आपको ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी निकालना पड़ेगा। ए बी का मतलब क्या है, ए बी कहते हैं भैया रिजल्टेंट वेक्टर ए बी, यानी कि बी माइनस का ए। ए सी का मतलब क्या है बेटा, ए सी का मतलब है कि आप सिंपल तरीके से सी माइनस का ए करोगे। सिमिलरली ए डी का मतलब क्या है कि आप सिंपल तरीके से डी माइनस का ए करोगे। तो भाई अगर आप करना चाहो तो सबसे पहले वेक्टर ए बी, तो बी माइनस का ए, तो आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो। बी माइनस का ए क्या होगा, सात में से एक निकालोगे, मेरे पास क्या बचेगा, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस का ए, यानी कि सात में से एक गया छह बचेगा, पांच में से दो जाएंगे तीन बचेगा, चार में से तीन जाएंगे एक बचेगा। ये आपके पास वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखो अगर मुझे ए सी निकालना है तो वेक्टर ए सी क्या होगा, सी माइनस का ए, तो वेक्टर ए सी किसके बराबर होगा बेटा, ए सी का रिजल्टेंट होगा सी माइनस का ए। तीन में से एक जाएंगे दो बचेगा, चार में से दो जाएंगे दो बचेगा, पांच में से तीन जाएंगे
जाहिर सी बात है 2 बचेगा भाई, क्या मसले की बात आ गई इसमें। सिमिलरली देखो ए इंटू डी वेक्टर किसके बराबर आएगा, डी माइनस का ए। 10 में से 1 निकालोगे 9 बचेगा, 8 में से 2 निकालोगे, 8 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में से 3 निकालोगे, 6 में से 3 निकालोगे 3 बचेगा। तो आपके पास इस तरीके से ए बी वेक्टर भी आ गया, एसी भी आ गया, एडी भी आ गया। अब फाइनली देखो, सबसे पहले एसी का क्रॉस प्रोडक्ट एडी के साथ करो। तो भाई अगर मैं सबसे पहले एसी क्रॉस प्रोडक्ट एडी करता हूं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से। एसी की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर, फिर इधर 2, फिर इधर एसी वेक्टर क्या है, 2 2 2, सही है ना। पहली वाली जो रॉ होती है ना आपके पास, क्या होती है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। फिर एसी वेक्टर किसके बराबर है, 2 2 2 के। एडी वेक्टर क्या आ रहा है, 9 6 और 3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करवा के। आई कंपोनेंट का आई, यहाँ पे 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 3 आ गया। फिर माइनस का जे, इधर मेरे पास 2 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर क्या आ गया, 2 आ गया, इधर 3 आ गया। फिर पॉजिटिव का के, इधर मेरे पास 2 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 6 आ गया। अब इसको आप एक्सपेंड करवा दीजिए, 3 2 जार क्या होता है 6, माइनस का 6 2 जार इज 12, माइनस का जे एज इट इज 3 2 जार इज 6 एंड माइनस का 2 9 जार इज 18। फिर प्लस का के, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 2 जार इज 12 एंड 9 2 जार इज 18। इसको अब आप अगर सिंप्लीफाई करवाओ, 6 में से 12 निकालोगे, नेगेटिव का 6 आई बचेगा। 6 में से 18 को निकालोगे तो नेगेटिव का 12 क्या बनेगा। 6 में से 18 को जब माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, 6 में से 18 जाएंगे, नेगेटिव का 12, नेगेटिव का 12 और नेगेटिव का जे, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 12 जे। 12 में से 18 को माइनस करोगे, 12 में से 18 को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 6 के। यानी कि एसी क्रॉस प्रोडक्ट एडी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव का 6 आई प्लस 12 जे माइनस का 6 के। अब फाइनली देखो जरा गौर से, आपके पास अब फाइनली जरा गौर से देखो, वेक्टर ए बी की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास, और ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो भैया अब इन दोनों को, अब फाइनली अब इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, कि देखो भैया अब मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से वेक्टर ए बी, जो रिजल्टेंट ए बी आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे वेक्टर ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी का जो आंसर आया था इसके साथ। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए बी की वैल्यू आई थी मेरे पास 6,3,1 के बराबर। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने अप्लाई करना है किसके साथ, ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी के साथ, जो कि किसके बराबर आया था, नेगेटिव का 6,12, नेगेटिव 6 के बराबर। सिंप्लीफाई करो, 6 इंटू 6, नेगेटिव का 6 इंटू 6, नेगेटिव का 36। फिर आगे प्लस का साइन, 3 12 3 10 30, 3 11 33, 3 12 तो बेटा देखो 3 12 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 36 के बराबर 1, और 12 यहाँ पे आगे क्या था, नेगेटिव का 6, तो 1 इंटू -6 ये आ जाएगा -6 के बराबर। तो सिंपल तरीके से बेटा नेगेटिव का 36 और प्लस का 36 ये तो कैंसिल आउट हो गया, खाली आपका आंसर क्या बन रहा होगा, नेगेटिव के 6 के बराबर। अब फाइनली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के अंदर क्या होता है, 1/6 भी करते हो ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए क्या करते हो, 1/6 भी करते हो। तो बेटा देखो आपके पास सिंपल तरीके से इस पूरी वैल्यू की किसके बराबर आ गई, ए बी डॉट प्रोडक्ट ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -6 के। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 1/6 का 1/6 जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के फॉर्मूले का है, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आंसर किसके बराबर आ गया, -6 के बराबर। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरा वॉल्यूम आ गया -1 के बराबर। वॉल्यूम चूंकि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है किसी की भी टर्म के एक्सपेंशन को। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है किसी भी लेंथ को, यानी कि 3 डायमेंशनल बेस लेंथ जो होती है। तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, +1 के बराबर। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दोबारा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला नॉर्मली तो आप लोग जो पढ़ते हो बड़ा आसान वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो आपको 4 वेक्टर्स गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/6 का 1/6। चूंकि 4 वेक्टर्स गिवन है तो पहले आप ए बी रिजल्टेंट निकालोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए इंटू सी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू डी के साथ, ए इंटू सी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू डी के साथ। तो हमने यहाँ पे यही काम करा, हमने देखो यहाँ पे क्या करा, यही काम करा कि पहले आपने ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी को कैलकुलेट करा, उसका जो भी आंसर आया उसका डॉट प्रोडक्ट लिया ए इंटू बी वेक्टर के साथ, यानी कि जो ए बी रिजल्टेंट था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 6 करवा दो कि फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी, बहुत सारे बच्चों के पेपर में ये क्वेश्चन आया। अच्छा जो मेरे
पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर। ये क्वेश्चन भी कल के दिन में भी और आज के दिन में भी काफी सारे बच्चों के पास पूछा गया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ई की पावर 3x, ये जो सीरीज है मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर डिफाइन करो। मैक्लॉरेन सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने डेरिवेटिव के अंदर आपको बहुत तरीके से कवर करवाया हुआ है। तो बेटा ई की पावर 3x इसके बराबर होगा। इसको अगर आप एक्सपेंड करवाओगे तो किस पे एक्सपेंड होगा? ये एक्सपेंड हो जाएगा सिंपल तरीके से, ई की पावर 3x का क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा 1 + 3x। मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का, एक सेकंड। मेरे पास ई की पावर 3x की मैक्लॉरेन सीरीज क्या बनेगी? बेटा ई की पावर 3x की मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी 1 का 1, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 3x, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 9x² डिवाइडेड बाई 2, फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस का 27 × x³ और नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा 6 का 6। तो ये आपके पास थ्री का बेसिकली, थ्री का जो आपका प्राइम नंबर, थ्री का जो आपकी पावर चल रही है वो इंक्रीज बेसिक वे में चल रही है कि भाई एक्स की पावर पहले 1 थी, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 3 का क्यूब 27 हो गया, देन आगे जाके ये 81 के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? नीचे मेरे पास 24 बनेगा और यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। आपको मैक्लॉरेन सीरीज ओपन करना खुदारा आनी चाहिए। मैक्लॉरेन सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डेरिवेटिव साइड। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है dy/dx क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई dy/dx जो है ना, ये किसने बनाया था? dy/dx कौन इंट्रोड्यूस करवा के गया है? हमेशा याद रखिएगा dy/dx जो है ये लेबनीज नोटेशन कहलाता है। जो डेरिवेटिव का सिंबल होता है ये किसने बनाया था? भाई ये लेबनीज नोटेशन है। dy/dx किसने बनाया था? लेबनीज एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने बनाया था। ये एमसीक्यू नस के पास पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है। नस के नेट 2 के अंदर भी आया था, नेट 1 में भी आया था, मैंने वहां पे भी आपको पर्टिकुलरली बताया था। तो ये dy/dx जो होता है ये लेबनीज नोटेशन है। वो बड़ा मशहूर एक हैरी पॉटर का नाम था, मैं तो उससे बच्चों को याद करवाता हूँ इसको, कि गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज इसका नाम था पूरा का पूरा। गॉटफ्रेड या गॉटफ्रिड विलहेलम लेबनीज करके इसका नाम था। सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है डी एफ एक्स की जो नोटेशन है ये किसने बनाई थी? भाई ये लगराज नोटेशन कहलाती है। इसने बनाई थी जोसेफ लुइस लगराज ने। यानी कि भाई डी एफ एक्स वाली जो नोटेशन होती है ये लगराज नोटेशन कहलाती है। लगराज नोटेशन भी इसको कहते हैं, लोग इसको लगराज नोटेशन भी पढ़ते हैं या फिर लगरांज नोटेशन भी पढ़ते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी लगे उसके ऊपर याद रखो। भाई ये दो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नस के अंदर पूछे जा रहे हैं, खुदारा आपको याद होने चाहिए। ये नोटेशन किसने बनाई थी? लगरांज। लगरांज सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हें 2 पॉइंट्स गिवन थे, स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे बेटा? सिंपल तरीके से आपके पास जो पहला वाला पॉइंट आ रहा है इसको आपने x1 कह देना है, इसको y1 कह देना है, इसको आप x2 कह दीजिए, इसको y2 कह दीजिए। स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल तरीके से y2 माइनस का y1 तो 7 माइनस का 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे x2 माइनस का x1 5 माइनस का 2 तो नीचे आ जाएगा 5 माइनस का 2। 7 में से 3 को निकालोगे तो क्या बचेगा? 7 में से अगर 3 को माइनस करोगे बेटा 4 बचेगा, 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 बचेगा। स्लोप की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर लाइन गिवन थी, इसका स्लोप निकालना था। भाई किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b, स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो बेटा देखो यहाँ पे a किसके बराबर है? नेगेटिव का साइन स्लोप के फॉर्मूले का, a बराबर है 5 के, और b किसके बराबर है? b भी बराबर है 5 के। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? -1 के बराबर। ये तो डायरेक्टली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है भाई, इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहते हैं तुम्हारे पास एक वेक्टर गिवन था, फिर दूसरा वेक्टर गिवन है, आगे एग्जामिनर कह रहा है अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एंगल किसके बराबर होगा? हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स अगर क्या हो परपेंडिकुलर तो ये कॉन्सेप्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो वेक्टर्स क्या आ रहे हो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ रहे हो, तो वहां पे हमारी कंडीशन क्या होती है? वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी हमेशा बराबर होता है 0 के। ये बेसिक कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर्स क्या हो परपेंडिकुलर, तो कोई मसले की बात ही नहीं है भाई। पहला वाला वेक्टर आपको क्या गिवन है? पहला वाला वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस का 3j, आगे आ रहा है प्लस का 5k। सही है। फिर डॉट प्रोडक्ट इसका आप अप्लाई करो किसके साथ? दूसरा वेक्टर जो आ रहा है, दूसरा वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? दूसरा वेक्टर आ रहा है बेटा मेरे पास 6i प्लस के 9j, 6i प्लस के 9j प्लस का अल्फा के। तो आपने इन दोनों वेक्टर का क्या अप्लाई करना है? डॉट प्रोडक्ट बराबर किसके होगा? 0 के। सिंप्लीफाई करवा दो उसको। तो बेटा 2i को 6i से मल्टीप्लाई करोगे 6 टू द 12 बन गया। 3j को 9j से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जार 3 इंटू 9 किसके बराबर आ जाएगा? 27 के। फिर आगे प्लस का 5 और प्लस का अल्फा, तो ये बन जाएगा 5 अल्फा के बराबर इक्वल टू के बाद 0। 12 में अगर आप 27 को जोड़ते हो, 12 में अगर आप 27 को जोड़ते हो तो ये क्या बन जाएगा?
39 का 39 प्लस का 5 अल्फा इक्वल टू 0। तो भैया सिंपल 5 अल्फा का 5 अल्फा प्लस का 39 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 39 बन जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव का 39 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखिएगा, दो वेक्टर्स कभी भी अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है जीरो के। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो नस के तकरीबन हर पेपर में आता है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइड्स वर गिवन, आपको इंस्क्राइब्ड रेडियस निकालना था। लॉजिक को देखो, समझो लॉजिक, आप जितनी जल्दी पिक करोगे उतनी जल्दी आप सिकंदर हो, अदरवाइज बेटा आप बंदर बन जाओगे, पहले बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड रेडियस हो गया, सरकम रेडियस हो गया, या एस्क्राइब्ड रेडियस हो गया। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप टकरे मारते रह जाओगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। तो भाई देखो, मुझे इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, मुझे तीनों साइड्स की वैल्यूज गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास सर्कल की तीनों साइड्स की वैल्यूज आ रही है, 17, 10 और 21। क्या निकालना है, इंस्क्राइब रेडियस। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास कभी भी इंस्क्राइब रेडियस का कॉन्सेप्ट आ जाए तो इंस्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास होता है इंस्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला। लेट सपोज अगर आपको सरकम रेडियस कैलकुलेट करना होता तो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के बराबर। भाई अगर आपको लगता है तो मैं कलर चेंज करके भी आपको लिख के बता देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, इंस्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एस का मतलब सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। वाइल अगर कभी भी आपको सरकम रेडियस निकालना हो, इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। और अगर कभी भी आपको एस्क्राइब रेडियस निकालना हो तो ये बराबर होता है आर वन इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, या फिर आर टू इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, या आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। तो इस क्वेश्चन में देखो, आपको तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, आपको क्या निकालना है बेटा, इंस्क्राइब रेडियस निकालना है। तो भाई कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, एस। मेरे पास ट्राइंगल की जो साइड्स आ रही है 17, 10 और 21 आ रही है ना, एक काम करिए यहाँ पे लेके जाता हूँ। मेरे पास देखो एक ट्राइंगल है, मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि भाई तुम्हारे पास इंस्क्राइब रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। स्क्राइब रेडियस क्या होता है, स्क्राइब रेडियस कहते हैं कि अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल फॉर्म हो रहा है तो आपको एक साइड की वैल्यू 10 गिवन थी, दूसरी साइड की वैल्यू क्या है, 10, 17, 21। 10, 17, 21, 10, 17, 21। तो कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है स्क्राइब रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। अब डेल्टा का मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हीरोज लॉ पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी डिवाइडेड बाय टू, सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो सिंपल तरीके से स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए 17, फिर आप कर लो 10, फिर आप कर लो 21। तो 17 प्लस का 10 प्लस का 21 क्या बन जाएगा, भाई 17 प्लस का 10 तो ये 27 बन गया। 17 प्लस का 10 27, 27 में 21 का इजाफा 27, 37, 47, 48 बन गया ना। क्या बन गया भाई, 48 बन गया मेरे पास, सिंपल तरीके से। एग्जैक्टली 48 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो 48 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, 48 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2, 2 टू टू 24 के ऊपर 24 हो जाएगा, 2 24 दैट इज 48। तो यानी कि सेमी पैरामीटर की वैल्यू 24 के बराबर आ गई। अब फाइनली मैं जाता हूँ हीरोज लॉ के ऊपर ताकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाए। तो हीरोज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस का ए, फिर आगे क्या आता है, आगे आता है सिंपल एस माइनस का बी, फिर आगे क्या आता है एस माइनस का सी। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू किसके बराबर है, एस बराबर है मेरे पास 24 के, फिर आगे 24 माइनस का ए, तो 24 माइनस का ए 17, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 24 माइनस का 21, फिर आगे क्या हो जाएगा 24 माइनस का 10। तो यानी कि एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी करवाना है। अब देखो सिंप्लीफाई करवाना है 24 का 24, 24 में से अगर मैं 17 को माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, 24 में से 17 को जब माइनस करोगे, 24 में से 17, तो ये बनना चाहिए मेरे पास तकरीबन 7 के बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 7 ही बनेगा, सही है। और 24 में से अगर 21 को माइनस करोगे, 24 में से 21 को, तो ये बनेगा तकरीबन 3 के बराबर, सही है ना। और 24 में से 10 निकालोगे तो जाहिर सी बात है ये आपके पास बनेगा किसके बराबर, 12 के बराबर। हाँ नहीं 14 के बराबर ना, आई एम सॉरी, इसके बराबर बनेगा 14 के बराबर। 24 में से जब 10 को माइनस करोगे 14 बचेगा। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, 7 या 21। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, कैलकुलेटर जिनका अलाउ नहीं है हमारे पास, 24 का 24, 7 इंटू 3 21 के बराबर हो गया, और 14 का 14। अब देखो सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करें, अरे भैया 24 पहले 21 और 14 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए।
21 और 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 21 इंटू 14, ये हो जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, क्रॉस का क्रॉस, 1 1 जार 1 एंड 2 1 जार 2। ये बन गया 4 का 4 8 और एक 9, और ये 294 का 294। ओके, तो ये बन गया 24 21 और सही है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 294, यानी कि 21 इंटू 14 किसके बराबर है? 294 के बराबर। अब इसको फर्दर अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं? 24 के साथ, तो क्या बनेगा? 4 4 जार 16 का 6 और एक कैरी, 4 9 जार 36, 36 और 1 37 का 7, और 3 कैरी 4 2 जार 8, और 8 के अंदर जब 3 का इजाफा करोगे तो 11 का 11, क्रॉस का क्रॉस अगेन, 4 2 जार 8, 9 2 जार 18 का 8 और 1, 2 2 जार 4 और 1 5, और 2 2 जार 4 और 1 5। यार एक सेकंड, 4 4 जार 16 का 6 और 1, 4 9 जार 37, 4 9 जार 36 और 1 एक 37 का 7 और 3, 4 2 जार 8 और 8 में 11 सही है। फिर 4 2 जार 8, 9 2 जार 18 का 8, और 9 2 जार 18 का 8 और एक कैरी इधर आना चाहिए था ना, 2 2 जार 4 और 1 5 सही है। सही है, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अगर इसको अब मैं ऐड करवाऊं तो ये बन गया 6 का 6, 7 और 8 15 का 5 और एक कैरी, 8 1 9 10 का 0 और एक कैरी, तो ये बन गया 5 और एक 7। ये आ गया हमारे पास किसके बराबर? 7056 के बराबर। यानी कि ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है किसके बराबर? 7056 के बराबर। अब देखो फाइनली हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जरा और से देखो भाई, ये कैलकुलेशन मुश्किल होगी क्योंकि भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएगा ना इसके अंदर? देखो कैलकुलेशन इसकी टफ है। अगर आपकी मैथ स्मॉल, आपकी अगर बेसिक मैथ्स वीक होगी तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे। अब देखो ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट 7056, और नीचे सेमी पैरामीटर की वैल्यू किसके बराबर है? सेमी पैरामीटर की वैल्यू आई थी 24 के बराबर। अब देखो हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 मेजोरिटी बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली ना, तो आप अपने कैलकुलेशंस को देखोगे। कैलकुलेशंस को वैसे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 7056 समथिंग जो कि आपको जहन में आ सकता है। मगर एक बेसिक चीज क्या है कि नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा कि सर ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इसका अंडर रूट कैसे निकाले? तो भाई अंडर रूट हम निकाल सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, कैसे? आप अपने ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस के अंदर आपको साफ सारी बातें डिफाइंड हो रही होंगी। ऑप्शंस के अंदर आपका ऑप्शन आपको हर चीज डिफाइंड करेगा दुनिया की। अब देखो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि अंडर रूट में क्या आ रहा है? 7056। तो भाई हो सकता है किसी ऑप्शन, कोई ऑप्शन 40s के अंदर आ रहा हो, कोई ऑप्शन 30s के अंदर आ रहा हो, तो मैं रैंडमली चेक कर सकता हूँ ये 7056 किसका स्क्वायर होता है। अगर मैं रैंडमली चेक करूं, मैं एक काम करता हूँ, पहले 80 पे चेक कर लेता हूँ। 80 का स्क्वायर क्या होगा? भाई 80 का स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं 80 को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको इग्नोर कर दो, सिंपल 8 8 जार क्या होता है? 64 होता है। यानी कि देखो 80 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 6400 के। हमें क्या चाहिए? 7056, यानी कि इससे बड़ा नंबर चाहिए। अच्छा भाई, अगर मैं देखता हूँ 85, 85 वैसे बड़ा नंबर हो जाएगा। 84 पे चेक करके कर लेते हैं। अगर मैं 84 का स्क्वायर करूँ तो 4 4 जार 16 का 6 1 कैरी, मुझे लग रहा है क्योंकि 6 आखिर में आ रहा है ना। 4 8 जार 32 और 1 39, 33, 4 8 जार 32, और 32 में एक का इजाफा 33, क्रॉस का क्रॉस, 4 8 जार अगेन 32, 2 का 2 3 का 3, 8 8 जार 64, और 64 में 3 का इजाफा तो 67। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 का 6, 3 और 2 5, 7 और 3 10 का 0 और ए, हाँ ये देखो ना सही बन रहा है, 7056 आ रहा है। यानी कि अंडर रूट 7056 किसके बराबर होता है? 84 के। नीचे 24 का 24, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 4 4 4 के टेबल में 24, 4 6 जार 24, और फर्दर सिंप्लीफाई ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, 3 2 जार 6 एंड 3 7 जार 21। तो ये आ जाएगा 7/2 किसके बराबर आ गया? 7/2 के। यानी कि आपका इन रेडियस किसके बराबर आ गया? 7/2। 7/2 का मतलब क्या है? 7/2 का मतलब है आपके पास तकरीबन आपका आंसर आ रहा है 3.5 के बराबर। यानी कि आपका इन रेडियस किसके बराबर आ गया? 3.5 यूनिट्स के बराबर। ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। अब देखो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इतना मुश्किल मैथ्स है। भाई मुश्किल मैथ्स नहीं है, बेसिक मैथ्स है। आपको दिखने में हो सकता है मुश्किल लग रही हो, बट बिलीव इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। मैं दोबारा से पूरी चीज रिपीट कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, सही है ना? आपसे एग्जामिनर कह रहा है इन रेडियस। अब आपको मालूम होना चाहिए इन रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। भाई इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर सरकम रेडियस पूछता है तो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। अगर आपसे स्क्वायर रेडियस पूछता है तो वो होता है R1 इज इक्वल डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? इन रेडियस। सही है, तो इन रेडियस के लिए पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालोगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। तो सबसे पहले आपको एस निकालना था, तो एस क्या
सकते हैं सभी पैरामीटर को, सभी पैरामीटर निकाल लिया। फिर आपने हीरोज लॉ के ऊपर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करा, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेरे पास आया √7056। अब चूंकि नंबर काफी बड़ा आ रहा है तो मैंने रेंडमली उसके ऊपर चेक करना है। रैंडमली चेक करा तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यार 80 का स्क्वायर क्या होगा, 6400 होगा, वो तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, उससे तो बड़ा नंबर है। तो हमने 84 का स्क्वायर चेक करा, तो अल्टीमेटली √7056 84 का क्या होता है, हमारे पास 84 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √7056 की जगह पे ऊपर 84 आ गया, नीचे डिवीजन में 24 का 24, सिंप्लीफाई करवाया 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 का होना। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखिएगा नस के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको सारी की सारी मैथ बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करनी है। तो भाई इस चीज के ऊपर मैं आपके ऊपर बेतहाशा मेहनत करता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। ये वो चीज है जिसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत करी है आपको, और अगर आप लोग समझते हो कि मैंने मेहनत करी है तो लाजमी तौर पे दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। ये नस के नेट नंबर 4 के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। नस के नेट 4 के अलावा फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, कॉमसेट्स के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, आईबीए के लिए, आप पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी कर सकते हो इस बैच के अंदर। देखो बैच का फायदा क्या होता है, बैच का फायदा ये होता है कि आपको कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक सिखाई जाती है। आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हम लेके चल रहे होते हैं। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फास्ट की कर रहे हो, आप चाहे जीआईकेआई की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, लम्स की कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, या फिर अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है जिसमें नस बिजनेस स्कूल है, आईबीए है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, लम्स है, केएसबीएल है, सीबीएम है, बैरिया है, तो आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी इसी बैच में कवर करवाई जाती है। आपको बार बार अलग से फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। एक ही बैच के अंदर आपको हम मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स का। मतलब ये है कि भाई केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, बिजनेस मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग हो, या फिर आपके पास एडवांस मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, हर चीज आपको बैच में कवर करवाई जाती है। जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको, क्या इनकेस अगर कोई बच्चा खुद से कोई चीज कवर करना चाहता है तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नेट नंबर 2 के अंदर, नेट नंबर 3 के अंदर मोर देन 40 स्टूडेंट्स का मेरे पास 160 प्लस का स्कोर है। 170 प्लस का स्कोर बेतहाशा बच्चों का है। नस के नेट नंबर 4 का टॉपर लास्ट ईयर का 170 प्लस का अब्दुल रहमान फैसल मेरे बैच का था। जीआईकेआई की टॉप पोजीशन हो, फास्ट की टॉप पोजीशन हो, एनईटी की पोजीशन हो, बेतहाशा बच्चे बैचेस से कवर अप कर रहे होते हैं। तो भाई खैर वापस आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस वन या फिर कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस का वन किसके बराबर होगा। अब देखो बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है। कैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आसान तरीका, सबसे आसान तरीका तो ये कि एलसीएम लेके सॉल्व करके चेक कर लो। नीचे क्या बन जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओ। तो नीचे देखो कोसेक थीटा प्लस वन और कोसेक थीटा माइनस वन है, तो देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर। ये देखो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी। तो कोसेक थीटा प्लस का वन इंटू कोसेक थीटा माइनस का वन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉस ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन का स्क्वायर। अब देखो कोसेक थीटा इस कोसेक थीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक थीटा। जब ये कोसेक थीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक 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 स्क्वायर बन गया, और वन इंटू कोसेक सिंपल कोसेक आ गया। फिर आगे प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो ये कोसेक थीटा प्लस का वन कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का वन जब कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा। नेगेटिव कोसेक से पॉजिटिव कोसेक क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे क्या आएगा, आगे आएगा सिंपल तरीके से मेरे पास कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और नीचे डिवीजन के अंदर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। हम सबको ये बात पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बराबर होते हैं हमारे पास दुनिया के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन आपको क्या गिवन थे। तो भाई सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करवा के टू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, क्योंकि देखो ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या गिवन थे। भाई हो सकता है आपको ऑप्शन गिवन हो वन बाय कॉट बराबर होता है किसके, टेंजेंट के, तो ये हो सकता है टू टेंजेंट कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन हो।
या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर यही वैल्यू गिवन हो। ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, बट अगेन डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आने थे। सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल कोसैक को मैं ओपन करवा दूं, कोसैक ओपन होकर बन जाए 1/sin। सही है। ओपन करवाने के काफी सारे तरीके हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आपको क्या गिवन थे, उसके हिसाब से फिर फर्दर सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। एग्जामिनर कह रहा है अगर आयोटा एन किसके बराबर है, आयोटा के, वेयर एन इज डैश 25 13 17 या ऑल। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आयोटा की पावर में ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि आंसर में वापस से आयोटा आ जाए, पॉजिटिव का आयोटा वो भी। अब आप इसको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयोटा की पावर में 25 डालता हूँ, किसके बराबर आएगा, चेक कर लो इसको। आयोटा की पावर में अगर मैं 25 डालता हूँ तो 25 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर में 24 बन जाएगा, इंटू आयोटा का आयोटा। अब 24 को अगर मैं ब्रेक करवाता हूँ तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और बाहर 24 को 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 12 दैट इज 24। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो -1 की पावर में चूंकि 12 आ रहा है, 12 एक इवन नंबर है, इवन नंबर क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जाहिर सी बात है आंसर में आपको आयोटा मिलेगा, यानी कि आयोटा की पावर 25 ये आंसर हो सकता है। मगर 13 के ऊपर भी चेक कर लो। अगर मैं आयोटा की पावर क्या रखता हूँ यहाँ पे, 13 रखता हूँ, अगर मैं पावर के अंदर 13 रखता हूँ तब क्या बनेगा, आयोटा की पावर 13 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। अगेन सेम वैल्यू फॉर्म होगी, कैसे, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा मेरे पास -1 के बाहर पावर में 6 होगा, 6 इवन नंबर है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे भी आंसर पॉजिटिव का ही आएगा। तो यानी कि देखो 25 भी करेक्ट है, 13 भी करेक्ट है, 17 भी जाहिर सी बात है करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एग्जामिनर देखो पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है तुम आयोटा की पावर के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि सिंप्लीफाई करने पे आयोटा मिले। तो आप देखो पावर के अंदर 25 रखोगे तब भी पॉजिटिव का आयोटा मिलेगा, 13 रखोगे तब भी पॉजिटिव का आयोटा मिलेगा, 17 रखोगे तब भी पॉजिटिव का आयोटा मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, जब पावर को ब्रेक करवाओगे तो आयोटा की पावर 16 बन जाए, 17 के ऊपर 16 बन जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा, 13 के ऊपर आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा बन जाएगा, आयोटा की पावर 25 के ऊपर आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1 बन जाएगा। ये इसकी लॉजिक होती है। सिंप्लीफाई करोगे सिंपल तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी पेपर्स के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन इनफेक्ट आईबी के पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है बेतहाशा। एग्जामिनर कह रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टिल ओमेगा की पावर 2021। कहता है कि भाई इसका आंसर बताओ। अब बच्चे बेचारे बैठ के सोच रहे हो तो इसका आंसर कैसे निकालें सर। अरे भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, हमेशा याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। यानी कि भाई आपके पास कभी भी ओमेगा की अगर सीरीज चल रही है तो उसमें हर 3 टर्म्स का जो सम होता है वो बराबर किसके होता है, 0 के। पहली टर्म अगर 1 है, दूसरी ओमेगा है, तीसरी ओमेगा स्क्वायर है, का सम किसके बराबर होता है, 0 के। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर आगे ओमेगा क्यूब आ रहा है। ओमेगा क्यूब का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। फिर आगे ओमेगा की पावर 4 आएगा, वो ओमेगा के बराबर होगा, फिर ओमेगा की पावर 5 आएगा, वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके चलता जाएगा ओमेगा की पावर 2021 तक। कहने का मकसद क्या है, तो अब देखो अगर मुझे इस कंप्लीट सीरीज का सम चेक करना है, तो यानी कि सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से ना, तो 1 क्या होता है, 1 होता है आपके पास दुनिया में किसी भी टर्म की पावर का 0 होना। तो अगर मैं 1 की जगह पे रखता हूं, देखो आपको सीरीज गिवन है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये चलता जा रहा है कहां तक, ओमेगा की पावर 2021 तक। तो आप इसको ऐसे समझो, मैं 1 की जगह पे ओमेगा की पावर 0 रखता हूँ, फिर ओमेगा स्क्वायर, अब टिल कहां तक जा रहा है, ओमेगा की पावर 2021 तक। ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई, देखो ओमेगा की पावर 1 से लेके 2021, ये 2021 टर्म्स ये बन गई। और ये जो पावर 0 आ रही है ये भी तो एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो टोटल मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, 2022 टर्म्स आ रही है। यहाँ पे जरा लॉजिकली बात समझो, ये टोटल कितनी टर्म्स आ रही है मेरे पास, 2022 टर्म्स आ रही है। तो यानी कि अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या ये पूरी की पूरी सीरीज 3 का मल्टीपल आ रही है कि नहीं आ रही, क्या इसमें कोई और रिमाइंडर तो नहीं बच रहा, क्योंकि मुझे पता है हर तीसरी टर्म का सम किसके बराबर होगा, 0। यानी कि हर 3 टर्म्स के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0। तो भाई मैं इसको क्या करता हूँ, इस 2022 टर्म्स को मैं 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। 2021 टर्म्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो आपकी जो सीरीज है वो ओमेगा की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है ना। ओमेगा की पावर 0 से लेकर 2021 तक कितनी टर्म्स बन रही हैं, 2022 टर्म्स बन रही हैं। तो अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करो तो क्या आपके पास ये एग्जैक्टली 3 का मल्टीपल आ रहा है या कोई रिमाइंडर बच रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। तो भैया 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 3 6 क्या होता है, 18 होता है। कितना बचा, 2 कैरी गया, ऊपर से एक नीचे आ जाएगा। फिर देखो बेटा क्या 3 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता। 3 7 क्या होता है, 21 होता है। एक कैरी आ गया, ऊपर से 2 का 2 नीचे आ गया, 3 4 12।
थ्री फोर जार इज 12, यानी कि देखो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। यानी कि थ्री के टेबल में 674 के ऊपर 2022 का नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या है, जीरो के बराबर। यानी कि ये जो सीरीज है ना, ओमेगा की पावर जीरो से लेके अप टिल कहां तक, ओमेगा की पावर 2021 तक, ये पूरी की पूरी थ्री का मल्टीपल आती जा रही है। यानी कि भाई पहले वन है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर अगेन ओमेगा की पावर फोर, जो कि आप ओमेगा की पावर फोर जो कि किसके बराबर होता है, ओमेगा के, फिर ओमेगा की पावर फाइव बनेगा, फिर ओमेगा की पावर सिक्स बनेगा। तो ये आपके पास ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस कंप्लीट सीरीज का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ये बात मालूम है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सही है किसके बराबर होता है, जीरो के। तो भाई आपके पास जो सीरीज चल रही है अप टिल 2021 तक, ये थ्री का मल्टीपल चलती जा रही है। यानी कि हर तीन टर्म्स के बाद वापस ये क्वांटिटी क्या होगी, रिपीट। कैसे, आप जरा बात समझो। लेट सपोज मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा क्यूब, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की पावर फोर, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की पावर फाइव। ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन के बराबर। ओमेगा की पावर फोर होता है ओमेगा के बराबर। ओमेगा की पावर फाइव क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो अगेन इसका भी आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर। फिर उसके बाद वाली जो टर्म होगी, ओमेगा की पावर सिक्स आएगी, फिर ओमेगा की पावर सेवन, फिर ओमेगा की पावर एट। तो इसके अंदर भी जब सिंप्लीफाई करवाओगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही फॉर्म होगा, इसका भी सम क्या होगा, जीरो के बराबर। इस तरीके से 2021 तक ये थ्री मल्टीपल सीरीज जो है चलती जाएगी। इसीलिए ओवरऑल सीरीज का सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। दैट्स द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, टेंजेंट टचेस एट वन पॉइंट ऑन अ सर्कल, द पॉइंट इज नोन एज। If a tangent touches at one point on a circle, the point is known as tangent point, point of contact, point of tangency। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या कह रहा है। राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉमा नेगेटिव वन, बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और ऑल। भाई दोनों पे हो सकता है। कैसे, अगर मैं वन मल्टीप्लाई बाय वन करता हूं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वन। सही है ना, नेगेटिव वन मल्टीप्लाई बाय वन करूंगा, नेगेटिव वन ही आएगा। तो भाई देखो, कोई भी आपको सेट अगर कभी भी गिवन हो ना, और एग्जामिनर पूछे कि इस पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपसे जो भी बाइनरी ऑपरेशन एग्जामिनर पूछ रहा है ना, वो सेट के तमाम एलिमेंट से परफॉर्म करके चेक करो। अगर परफॉर्म करने पे आपका आंसर उसी सेट का कोई एलिमेंट आ जाए, इसका मतलब होता है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू नेगेटिव वन आएगा, नेगेटिव वन इंटू वन नेगेटिव वन आएगा। दोनों वैल्यू सेट में मौजूद है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। डिवीजन करके चेक कर लो, भाई वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव वन आएगा, नेगेटिव वन डिवाइडेड बाय वन नेगेटिव वन आएगा। तो दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑल इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं, टेंजेंट टचेस एट वन पॉइंट ऑन अ सर्कल, द पॉइंट इज कॉल्ड। या टेंजेंट अगर किसी सर्कल को टच करते हुए जा रहा है तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, डिपेंड करते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है। सही है। राइट बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स आर कॉन्करेंट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। राइट बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स आर कॉन्करेंट, बेसिकली दे ऑलवेज मीट एट वन पॉइंट। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म होता है ना बेटा। तो एग्जामिनर कह रहे हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स आर। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं भाई। सारे के सारे राइट बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे तो सर्कम सेंटर फॉर्म होगा। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आए हुए इस बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव और अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यार, इक्वल टू है जो जीरो होना चाहिए था यहाँ पे। एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज ट्रू फॉर ऑल दी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की एक्सप्रेशन आ रही है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये तो हमेशा डिफाइंड रहेगी, चाहे आप यहाँ पे प्लस का नंबर डालो नेगेटिव का नंबर डालो। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों के लिए वेरीफाई रहेगी भाई। ये तो हमारे पास तीनों के लिए वेरीफाई करेगी। अगर मैं एन की जगह पे जीरो डालूंगा तब भी वेरीफाई स्टेटमेंट रहेगी, प्लस डालूंगा तब भी वेरीफाई रहेगी, नेगेटिव डालूंगा तब भी वेरीफाई रहेगी। यहाँ पे या तो क्वेश्चन बच्चे ने गलती करी हुई है लिखने में, या फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है, टू लाइंस एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट आर डैश। दो लाइन जो एक दूसरे से सेम फासले के ऊपर और कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है पैरेलल लाइंस कहते हैं। दो लाइनें जो एक दूसरे से हमेशा सेम डिस्टेंस के ऊपर रहें मगर कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये बच्चों के पेपर में आया हुआ है, आज भी मैंने वो क्वेश्चन रखा हुआ है। एग्जामिनर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर बताइए वाई का जो एंगल है ना किसके बराबर होगा। सही है। अब देखो हमारे पास ट्राइंगल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे अगर आप देखो इधर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इधर एक एंगल 2x का आ रहा है, इधर एक एंगल y का आ रहा है। सही है। और बाहर वाला जो एंगल है ये x प्लस 120 है। हमेशा याद रखिएगा,
दुनिया के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के, सही है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है एक्स प्लस का 120, ये बेसिकली बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के, सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स के। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, मगर हमें y की वैल्यू चाहिए। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ x, तो फिर हम ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम चूंकि 180 डिग्री के बराबर होता है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप एक लॉजिक को समझो। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कोई भी ट्राइंगल अगर आपको गिवन है, तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे मेरे पास एंगल आ रहा है अल्फा का, ये एंगल आ रहा है बीटा का, ये वाला एंगल आ रहा है गामा का। अगर मैं कहता हूं ना कि मुझे ये वाला एंगल क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इसको लेट सपोज आप वाई कह लो या इसको जेड कह लो, कुछ भी कह लो यार, मैं कहता हूँ जेड एंगल है। तो याद रखिएगा जो एंगल जेड होगा ना किसके बराबर होगा, द value of exterior angle is always equal to the sum of the other two interior angles। यानी कि जिसका ये एक्सटीरियर है ना उसको छोड़ के बाकी दो जो एंगल्स होंगे इंटीरियर, उनके सम के बराबर होता है हमेशा। ये बेसिक मैथ्स की थ्योरम होता है। तो अब देखो मैं यहाँ से x प्लस 120 किसके बराबर होगा, 2x प्लस 90 के। तो भाई अगर मैं प्लस के x को यहाँ भेजूं और 90 को यहाँ भेजूं, तो ये बन जाएगा 120 माइनस का 90 इक्वल टू के बाद 2x माइनस का x आ जाएगा। 120 में से 90 को आप माइनस करो, 120 माइनस का 90 क्या होगा, 30 डिग्री के बराबर। तो 30 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री के बराबर। अब आपको x की वैल्यू मिल गई 30। अब जरा और से देखो, आपको ये वाला एंगल ऑलरेडी पता था 90 के बराबर है, ये वाला एंगल क्या था 2x के बराबर ना, तो देखो ये एंगल क्या था 2x। तो अगर x 30 है तो 30 टू जार ये बन गया 60 के बराबर। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा, जाहिर सी बात है भाई, अगर एक एंगल 90 है एक क्या है 60 है, तो 180 में से 90 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 180 में से 90 जाएगा, सिंपल तरीके से कितना बचा 90 बचा। उसके बाद आप फर्दर 60 को माइनस करते हो तो कितना बचा 30 बचा। तो यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री के बराबर, ये एंगल किसके बराबर होगा 30 के बराबर। तो हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था, सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है भाई, इसमें क्या मुश्किल चीज है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने कल भी ये क्वेश्चन दिखाया था, मैंने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, सिंपल तरीके से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स किसके बराबर, ये वाला जो एंगल है 2x के बराबर है ना, तो अगर एक्स बराबर है मेरे पास 30 के, अगर एक्स मेरे पास 30 के बराबर है तो 30 टू जार ये वाला एंगल बन गया 60 के बराबर। तो अब जाहिर सी बात है, हमें ये बात मालूम है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं 180 के। तो एक एंगल 90 आपको पहले ही पता था, ये 60 के बराबर आ गया, तो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 आपके पास ये 150 बन गया। 150 को 180 में से माइनस करो तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल टू इट्स सेंटर, द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल टू इट्स सेंटर इज नोन एज द पॉइंट। रेडियस होता है यार सेंटर से लेके किसी कोने तक का distance। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8y माइनस का 1 इक्वल टू 7। कहता है फाइंड दी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मेरे प्यारे बच्चे हंस रहे होंगे बैठ के, भाई मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी पैराबोला के अंदर। इनफैक्ट वो बच्चे जो भी बैच में बैठे होंगे, मैंने तो अभी आपको रिसेंटली पैराबोला जब पढ़ाया था, मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखाई थी। आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करिए, विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई कैन बेट यू। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 8y, प्लस के 7 को जब आप यहां पे भेजोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस के 7 को जब आप यहां पे भेजोगे तो माइनस का 7 बन जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 7 इट शुड बिकम माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, तो भाई वर्टेक्स आपको कैलकुलेट करना है। वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला के अंदर, बेटा पैराबोला का वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये होता है सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर का वर्टेक्स किसके बराबर होता है, पैराबोला का वर्टेक्स बराबर होता है h कॉमा k के बराबर। कि पैराबोला का वर्टेक्स किसके बराबर होता है h कॉमा k के बराबर, तो आपको h और k चाहिए। तो भाई मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखाई थी कि आपके पास कभी भी पैराबोला की अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है कि अगर आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो आपके पास उस इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, आपके पास इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, उस वैल्यू को एज इट इज एक दफा लिखो, सही है, उसको इक्वल टू 0 के ऊपर। अब इसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस के 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर आ जाएगा, प्लस के 2 को दूसरी तरफ भेजो तो क्या बन जाएगा माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। x का मतलब होता है h की वैल्यू, यानी कि h बराबर आ गया -1 के। ये जो भी x का आंसर आया है ना, इसको वापस से अपनी मेन इक्वेशन में डालो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर होता है k के। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे नेगेटिव का 1 डालूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू नेगेटिव का 1 प्लस का 8 इंटू वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0।
तो क्या बन गया, -1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2 इंटू -1 -2, तो -2, अच्छा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो +1, क्योंकि स्क्वायर इवन पावर है, नेगेटिव साइन को खा जाएगा, प्लस का 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -2 के बराबर, सही है। आगे आ रहा है मेरे पास प्लस का 8y और माइनस का 8, एक में से दो को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है, एक में से दो को माइनस करोगे नेगेटिव का एक बचेगा, नेगेटिव का एक और नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 9 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, 8y, नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 9, नेगेटिव का 9 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी, 9/8 के, y का मतलब होता है k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, k की वैल्यू आपके पास बेटा आ रही है सिंपल तरीके से 9/8। अगर मुझे वर्टेक्स बताना था तो x की वैल्यू क्या आई है, -1, और y की वैल्यू क्या आई है, 9/8 के बराबर, तो ये इस क्वेश्चन का वर्टेक्स का आंसर है। ये शॉर्टकट के ऊपर क्वेश्चन हमने विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व किया है, आप नॉर्मल मेथड पे भी सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपके पास देखो पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को और बात क्लियर नहीं होती, आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पैराबोला की इक्वेशन आ रही है x² प्लस का 2x प्लस का 8y माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक तरीका सॉल्व करने का होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक तरीका होता है सॉल्व करने का कि इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार ये है कि भैया देखो आपके पास इस क्वेश्चन में साफ तौर पे दिख रहा है कि इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आ रही है, इसका मतलब वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो सॉल्व कैसे करोगे कि भाई जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का वेरिएबल आ रहा है ना उसको इक्वल टू 0 कंसीडर करो, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का वेरिएबल आ रहा है उसको 0 के बराबर कंसीडर करा, उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस के 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर हो गया, सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू का मतलब क्या, x कहते हैं h को, जो भी x होता है ना बेटा इसका मतलब होता है h, जो y होता है इसका मतलब होता है k, सही है। जो भी x की वैल्यू आई इसको अपनी मेन इक्वेशन में वापस डालोगे, y के लिए सॉल्विंग करवा लोगे, तो y का जो आंसर आएगा वो k होगा, तो h कॉमा k आ गया। लेट सपोज आपको फोकस का पॉइंट निकालना होता है, स्मॉल a निकालना होता, तो फोकस निकालने की ट्रिक क्या होती है कि भाई जो भी तुम्हारे पैराबोला की इक्वेशन के अंदर लीनियर वेरिएबल आ रहा है, जो लीनियर वेरिएबल आ रहा है उसका मेजर एक्सिस होगा, तो यानी कि y अगर लीनियर वेरिएबल के तौर पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां पे है, y के अलोंग है। तो आपने करना क्या होता है, सिंपल तरीके से 4a के साथ कंपेयर करवाओगे लीनियर वेरिएबल के कोफिशिएंट को विद अपोजिट साइन, ये अगर प्लस का 8 है इसको माइनस के 8 से कंपेयर करवाऊंगा, 4 1 4 होगा, 4 2 8 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। आप विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकंड्स के ऊपर, ये फायदा होता है बैच का। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स बेटा सारी ट्रिक्स सिखाते हैं, ये कोई ऐसा बेकार टीचर नहीं पढ़ा रहा होता कि भाई मैथ्स भी कोई पढ़ा है, फिजिक्स भी कोई पढ़ा है, केमिस्ट्री भी कोई पढ़ा है, हत्तुल इम्कान बायोलॉजी भी वो पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होता बेटा मजाक। बैच का आपको सबसे बड़ा फायदा ही ये मिलता है कि भाई बैच के अंदर आपकी कंप्लीट एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवाई जाती है, बैच के अंदर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ाई जाती है, तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करवाया जाता है, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, यूईटी हो, एनईडी हो, प्याज हो, जीआईकेआई हो, कॉमसेट्स हो, मेहरान हो, कायदे अवाम हो, यूईटी हो, आपके पास कोई भी पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी हो, आपकी 100% तैयारी उस बैच के अंदर कवर होती है। यही वजह है कि बेटा मेरे बैचेस के बच्चों का 157 प्लस का स्कोर हो, 160 प्लस का स्कोर हो, 170 प्लस का स्कोर हो, या एनईडी हो, मेहरान हो, जीआईकेआई हो, प्याज हो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप की पोजीशन होती है। अभी यूईटी का ईकेट कंडक्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड पोजीशन मेरे बच्चे की आई, गौस मोहम्मद के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बैच के अंदर आपको फायदा यही मिलता है कि आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ाई जाती है, तमाम की तमाम हमारी जो क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, तमाम की तमाम क्लासेस आपकी जो कंडक्ट होती है लाइव क्लासेस होती हैं। सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है कि भाई तमाम की तमाम जो क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी ना सिर्फ लाइव होंगी, बल्कि लाइव क्लासेस जो भी कंडक्ट होती हैं इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं बैच के अंदर, और जो भी टेस्ट कंडक्ट होती हैं आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस मटेरियल जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिकल पास पेपर्स बैच के बच्चों को अलग से मिलते हैं और साथ में उनका सॉल्यूशन भी मिलता है, आपके 24/7 डाउट ग्रुप्स होते हैं और आपकी लाइव क्लासेस होती है डाउट्स की, यानी कि इन केस आप प्रैक्टिस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो, किसी पास पेपर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप डाउट क्लासेस के अंदर आपको वो चीज भी कवर अप करवाई जाएगी। ये तमाम फैसिलिटीज मेरे बैच के बच्चों को मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द रीजन कि भाई हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप की पोजीशन आपको मेरे पास से मिलेगी। यूट्यूब की कम्युनिटी को मैंने सबके रिजल्ट डाले हुए होते हैं, जाके उन्हें गो थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारे पास आज के दिन का पहला पेपर आ रहा था जो कि एक बच्चे ने शेयर किया, इट वॉज ओवरऑल अ गुड पेपर, यार मजे का पेपर था, मुझे तो बड़ा मजा आया। क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और बच्चे का पेपर आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, सिंपल तरीके से आपने ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले को एक्सपेंड करवाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा
और देन हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से प्लस के साइन के बाद कॉट स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करवा के आपका आंसर आ जाना है। अच्छा, दो चीजें ध्यान में रखिएगा, आपको नहीं पता ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई होने के ऊपर एग्जामिनर ने ऑप्शंस क्या दिए हुए थे, तो आई कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, बिकॉज हो सकता है भाई कोसेक स्क्वायर थीटा को आप फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ तो वो आपके पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर चला जाएगा, इसका सिंपल जो थ्योरम होता है वो अप्लाई कर सकते हो आप। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप उसको थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल। एग्जामिनर कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ब्रेथ एंड द पैरामीटर इज 40 देन फाइंड इट्स डायमेंशन। अब देखो एग्जामिनर एक आपसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, अब हमें मालूम है कि रेक्टेंगल क्या होता है, अगर मैं सिंपल तरीके से रेक्टेंगल की शेप बनाऊं, इस तरीके का रेक्टेंगल होता है, हम सबको मालूम है। तो भाई रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ द एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास इफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, तो भाई मैं कहता हूं कि मेरे पास जो ब्रेथ है ना ये बराबर है किसके, एक्स यूनिट्स के। आगे एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, जो साइड यानी कि लेंथ बराबर है वो बेसिकली स्क्वायर है ब्रेथ का, तो मैं कह सकता हूं जो मेरे पास लेंथ आ रही है ना वो क्या आ रही है, वो स्क्वायर आ रही है किसका, जो भी ब्रेथ की वैल्यू है उसके। आगे एग्जामिनर ने आपको पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है। किसी भी क्लोज शेप फिगर के अंदर पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर दुनिया की हर क्लोज शेप फिगर में एग्जिस्ट करता है। पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स के सम को, सर्कल का पैरामीटर सर्कमफेरेंस होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा आपको मालूम होने चाहिए। तो अब देखो पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर दो लेंथ्स होती हैं, दो ब्रेथ्स होती हैं, तो रेक्टेंगल के केस के अंदर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2l प्लस का 2b। अब हम लोगों ने देखो अपना क्या कंसीडर किया हुआ है, हम लोगों ने कहा हुआ है कि भाई हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है, हमारे पास पैरामीटर क्या बन जाएगा, 2 का 2 एज इट इज कॉमन ले लो, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस का बी, क्या आ जाएगा, एल प्लस का बी। तो 2 का 2 एज इट इज, एल किसके बराबर है, एल बराबर है एक्स स्क्वायर के, बी किसके बराबर है बेटा, बी बराबर है एक्स के। सही है। और पैरामीटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरामीटर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर किसके बराबर गिवन है, 40 के बराबर गिवन है, इक्वल टू के बाद 2 का 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज बेसिकली इक्वल टू 20। 40 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, इक्वल टू के बाद सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तमाम वैल्यूज को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट करते हो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 20। अब फाइनली आप यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करवाओ, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आ रहा है ना, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 10 जार इज 20, फिर आगे क्या हो जाएगा, 2 5 जार इज 10, फिर आगे क्या हो जाएगा, 5 1 जार इज 5। तो 5 और 4 के आ गए, क्या आ गया, देखो 5 और 4 के फैक्टर्स आ गए ना, जीरो का जीरो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस का 5x, यहाँ पे आ गया माइनस का 4x, यहाँ पे आ गया माइनस का 20। तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक फैक्टर मेरे पास आ गया x कॉमन लूंगा तो x प्लस का 5, यहाँ से नेगेटिव का 4 कॉमन लूंगा तो अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास x माइनस एक्स प्लस का 5 ना, क्योंकि माइनस का 4 कॉमन लिया है तो x प्लस का 5। यानी कि देखो आपके पास एक फैक्टर आ गया x प्लस का 5 और एक फैक्टर आ गया बेटा आपके पास x माइनस का 4। दोनों को बारी बारी जीरो पे कंसीडर करवाओ तो आपके पास x की एक वैल्यू आ गई नेगेटिव के 5 के बराबर, और x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 4 के बराबर। तो आपके पास x की एक वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव 5 के, एक वैल्यू पॉजिटिव 4 के बराबर। तो भाई नेगेटिव 5 तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव 5 का मतलब क्या है, ब्रेथ की वैल्यू नेगेटिव 5 है, ये तो पॉसिबल नहीं है नेगेटिव के अंदर। तो वैल्यू क्या होगी, प्लस का 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो मेरे पास रेक्टेंगल के डायमेंशन इसके बराबर होंगे, 4 और 16 के बराबर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 16 के बराबर। ये इसकी लॉजिक है। बात समझ में नहीं आती दोबारा समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर ने आपसे सिंपल तरीके से दो बातें करी है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर जो है ना तुम्हारी जो लेंथ आ रही है, साइड की वैल्यू आ रही है, वो आपके पास क्या है, स्क्वायर है ब्रेथ का, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। फिर पैरामीटर की आपको वैल्यू गिवन थी, आपने पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ से कॉमन ले लिया, एल के अंदर एल की वैल्यू डाली, बी में बी की वैल्यू डाली, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करवाया तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई एक्स की नेगेटिव का 5, एक आई नेगेटिव का 4। अब देखो ब्रेथ जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में थोड़ी होती है, तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को खाली इंक्लूड करोगे, नेगेटिव वाली को नेग्लेक्ट कर दोगे। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर, जो कंडीशन थी इसमें डाल दो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 के बराबर। तो अगर मेरे पास ब्रेथ बराबर है 4 के तो लेंथ किसके बराबर होगी, 16 के, तो डायमेंशन क्या आ गई, 4 और 16 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्ड हो गया, y इज इक्वल टू 4 की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, भाई सिंपल कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव। कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से क्या करोगे, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर एलन का एलन बेस वाले नंबर को लिखोगे एलन के साथ, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा बेटा,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कह रहा है, टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू। तो भाई टेंजन बीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा बाय 2। तो हमारे पास टेंजन बीटा बाय 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये बराबर होगी अंडर रूट के अंदर एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का सी। किसके बराबर होगी? एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का सी। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा? नीचे डिवीजन के अंदर होगा एस इंटू एस माइनस का बी। नीचे डिवीजन में क्या होगा? एस इंटू एस माइनस का बी। तो टेंजन बीटा बाय 2 का आंसर। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस जुमले को। तो भाई आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर करनी है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। तो खुदारा बेटा लाजमी तौर पे तैयारी करो, पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक्स को लाजमी तौर पे शेयर अप करो। और दोस्तों को बताओ कि भाई पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर तैयारी कवर करना चाहते हैं एक बहुत ही कम फीस के अंदर, तो लाजमी तौर पे सर हाशिम के न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले की वीडियो में सॉल्व करवाया था। एग्जामिनर कह रहा है cos 3x माइनस का आयोटा साइन 3x होल पावर में स्क्वायर, नीचे आ रहा है cos 4x प्लस आयोटा साइन 4x होल पावर में स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आखिर में आपको इसका मॉडुलस भी निकालना होगा, मगर डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या गिवन थी आपको। देखो सबसे पहले तो आप डिमोवर्स थ्योरम पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना आपको आना चाहिए। डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है? जो भी पावर के अंदर वैल्यू आ रही है वो एंगल से क्या बन जाती है? मल्टीपल। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास सिंपल cos 6x माइनस का आयोटा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? साइन 6x। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? ये जो पावर 2 आ रही है ये भी एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। तो ये आ जाएगा बेटा सिंपल तरीके से 4 2 जार 8x, और प्लस का आयोटा साइन का साइन 4 2 जार 8x। अब फाइनली इसको अगर सिंप्लीफाई करवाने पे लेके जाते हो तो cos 6x माइनस आयोटा साइन 6x किसके बराबर होगा? देखो भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, अगर इसको आपको सीआईएस की फॉर्म में रखना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू आ रही है ना, तो आप क्या रखोगे? नेगेटिव का 6x, क्योंकि जब आप इसको ओपन करवाओगे तो कॉस की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जबकि साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन में एंगल कभी नेगेटिव का हो तो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमारे पास चूंकि नेगेटिव के अंदर ये आ रहा है ना आपके पास, तो इसको क्लोज कैसे करवाओगे? सी आई एस नेगेटिव का 6x, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सी आई एस 8x का 8x। अब फाइनली कभी भी दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही बार लिखते हो, और ये एंगल्स क्या हो जाते हैं आपस में? सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 6x नेगेटिव का 8x। तो ये आ जाएगा किसके बराबर? सी आई एस का सी आई एस नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 8 क्या बन जाएगा? 14 नेगेटिव का 14x। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। मगर चूंकि एग्जामिनर ने कहा था कि आपको यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है, अब वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या थी। जो भी एक्स का एंगल होगा ना, जाहिर सी बात है उसी के ऊपर इसको आप ओपन करोगे ना, अदरवाइज तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते। कॉस नेगेटिव का 14x ये तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई आपके पास हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर हम क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे। सो इसको मैं इसीलिए यहीं पे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि देखो मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता। जब तक एक्स की वैल्यू नहीं पता होगी हम नहीं सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव 3x। इसके अंदर आपको मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर लिया। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन। इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइंड द इक्वेशन। अगर टेंजेंट लाइन क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर है, तो इक्वेशन क्या होगी? भाई कभी भी आपको परपेंडिकुलर लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर गिवन है, आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पहली वाली लाइन का जो y कोफिशिएंट होगा, सेकंड लाइन का वो x कोफिशिएंट होगा, और फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होगा विद अपोजिट साइन सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा। तो मेरे पास जो भी इक्वेशन होगी ना, वो नेगेटिव का 1x नेगेटिव का 2y से स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर अगर आप तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो तो ये x प्लस का 2y होनी चाहिए। कहने का मकसद क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन है उसकी इक्वेशन बताओ। इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन। तो भाई आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। अगर आपको एक लाइन गिवन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आप डायरेक्टली लाइन के परपेंडिकुलर की शॉर्टकट को अप्लाई करके, इनकम्प्लीट है आपको पॉइंट वगैरह नहीं बताया हुआ, तो मैंने डायरेक्टली आपको क्या बता दिया कि देखो अगर ये एक लाइन आ रही है, इसके परपेंडिकुलर के ऊपर इक्वेशन निकालिए ना। याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो लाइनें गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन आ रही है 3x प्लस का 2y प्लस का 9 इक्वल टू 0। अगर मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, इसकी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जो भी फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन का होगा x कोफिशिएंट, जो भी फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन का क्या होगा? x कोफिशिएंट, जो भी फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट होगा वो सेकंड लाइन का होगा y कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन। यहाँ पे प्लस का 3x है तो नेगेटिव का 3y बनेगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की कभी आपने टेंशन नहीं लेनी।
सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आ रहा है, एक्स रेज आर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला के क्वेश्चंस आए हुए थे। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 2y प्लस का 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 6 इंटू 2x प्लस का 1, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पैराबोला का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 2y प्लस के 4 का होल स्क्वायर, सही है। आगे कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इक्वल टू के बाद 6 एक्स प्लस का 1। अब आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था या इसमें कोई चेंजेस आए हुए थे। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले तो आपको फिर से सिंप्लीफाई भी करवाना पड़ेगा बेटा। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? इसको तो आपको एक्सपेंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो y के साथ 2 आ रहा है, इधर x के साथ 2 आ रहा है, तो पहले तो आपको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। या तो आप पहले यहाँ से इस वाली टर्म से भी आप कॉमन लोगे 2 को। अगर मैं यहाँ से क्या लूंगा, 2 को कॉमन लूंगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप यहाँ से कॉमन लोगे पूरी टर्म में से। तो अगर मैं इसको पहले एक्सपेंड करवाता हूँ, ओपन करवाता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा प्लस के साइन के बाद 2 2 जार 4 और 4 4 जार 16y, 4 4 जार 16y बनेगा ना, क्योंकि देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab, 2 फॉर्मूले का, a है 2y के बराबर, फिर b 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, फिर प्लस के 4 का स्क्वायर 16 बन गया। सिमिलरली इस वाली वैल्यू को भी आप एक्सपेंड करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा 6 2 जार 12x, और ये बन जाएगा 6 1 जार 6, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और आगे आ गया प्लस का 16y, आगे आ गया मेरे पास प्लस का 6, जब यहां पर आएगा तो नेगेटिव का 6 बन जाएगा, प्लस का 12x जब यहां पर आएगा तो नेगेटिव का 12x बन जाएगा, 16 में से 6 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है प्लस का 10 बचेगा इक्वल टू 0। अब जरा लॉजिकली बात समझो। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, हमें वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में से 4 को कॉमन लूंगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 4 को कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 4 4 के टेबल में 16 कहां पर आता है, 4 4 जार 16, तो ये 4y बन गया, 4 3 जार क्या होता है 12x होता है, और प्लस के 10 में से जब 4 कॉमन लोगे तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, इसके डिवीजन में 4 आ जाएगा, सही है ना। तो अब देखो ये हमने क्या काम करा, ये क्वेश्चन पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन थी, आपने सबसे पहले इसको एक्सपेंड करवा के ओपन करवाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे y के साथ 2 आ रहा है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते। y के साथ अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते, तो आपने पहले इसको ओपन करवा दिया, एक्सपेंड करवाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 6 2 12x इंटू प्लस का 6 बन गया। आपने एक्सपेंड करवा के तमाम वैल्यूज को पहले ओपन किया, ओपन करवाने के बाद अब पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन लिया, अब ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब जिस बच्चे को मेरी शॉर्टकट आती है, आपके लिए सॉल्व करना आसान है, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कि आपको अगर मेरी शॉर्टकट आती है, आपको वर्टेक्स निकालना है ना, वर्टेक्स क्या होता है, एच कॉमा के होता है बेटा। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे सर, हाशिम की शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या कहती है? शॉर्टकट कहती है कि भाई सिंपल तरीके से जो भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में वेरिएबल आ रहा है उसको एज इट इज एक दफा लिखो इक्वल टू 0 के ऊपर, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, प्लस के 4y का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहां से y की वैल्यू निकाल लो, प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, 2 1 जार 2 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के। तो बेटा जब भी आपके पास पैराबोला की इस तरह की ओपन इक्वेशन गिवन होगी, तो जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में वेरिएबल आ रहे हैं उसको 0 पे कंपेयर करवाओगे, उसका डेरिवेटिव लोगे तो y की वैल्यू आ गई, y का मतलब है k की वैल्यू आ गई, तो जो भी y की वैल्यू आई है इसको अपनी मेन इक्वेशन में डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी, सही है ना। इसको इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, बात एक ही है, इसमें डाल दो ज्यादा आसान है क्योंकि ये आपकी ओपन इक्वेशन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन में कहीं भी डाल सकते हो यार, कहीं भी डाल दो, आपको ये आसान लग रही है यहाँ पे डाल दो। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 3x एज इट इज का एज इट इज प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के बाद 0, माइनस के 3x तो दूसरी तरफ भेजोगे, प्लस का 3x बन जाएगा ना, 4 में से 8 गया, नेगेटिव का 4 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज इक्वल टू के बाद पॉजिटिव का 3x। अब देखो नेगेटिव का 4 प्लस का 10 बाय 4 क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे, 4 का 4, 4 4 जार 16, और नेगेटिव का 16 प्लस का 10, नेगेटिव का 16 प्लस का 10, नेगेटिव का 16 प्लस का 10, नेगेटिव का 6 इक्वल टू के बाद 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय 4, 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के 1/2 के बराबर। x का मतलब क्या होता है, आपके पास h की वैल्यू नेगेटिव का 1/2 आ रही है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ रहा होगा आपके पास, h कॉमा k क्या आ रहा होगा, नेगेटिव का 1/2 कॉमा -2 के बराबर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, आज से पहले नस में अभी नहीं पूछा हुआ था,
इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने कंप्लीट अपने पैराबोला की इक्वेशन को एक्सपेंड करवाया, एक्सपेंड करवा के 4 को कॉमन लिया, आपके पास इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। फिर आप सर हाशिम की शॉर्टकट को अप्लाई करोगे, भाई मेरी शॉर्टकट का यहां पे फायदा आएगा, मैंने जो आपको शॉर्टकट पढ़ाई थी उस शॉर्टकट का फायदा ही आपको यहां पर मिलेगा कि आपने सबसे पहले जो स्क्वायर बेस वेरिएबल आ रहा है उसको जीरो पे कंपेयर करवाया, कंपेयर करवा के आपको y की वैल्यू मिल गई, y का मतलब होता है k की वैल्यू मिल गई, जो भी y का आंसर आएगा उसको h के अंदर उठा के डालोगे, अपनी इक्वेशन में उठा के डालोगे, तो आपको फाइनली h की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो कि बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो बेटा देखो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाई हुई है ना, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से आपने विद इन सेकंड्स के ऊपर पैराबोला की वर्टेक्स को कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे को ट्रिक नहीं आती मेरे कॉनिक्स के लेक्चर्स के अंदर ये मौजूद होगी, नहीं तो बैच के अंदर मैंने आपको पढ़ाई होगी कि जो भी स्क्वायर बेस्ड वेरिएबल होता है उसको जीरो पे आप इक्वेट करवाते हो, देन आप उसका डेरिवेटिव लेते हो, आपके पास सिंपल तरीके से एच या के में से किसी की भी वैल्यू आ जाती है, सही है। उसके बाद पर्टिकुलरली आप क्या करते हो, जो भी आपके पास वैल्यू आती है ना एक्स या वाई में से, उसको वापस इक्वेशन में डालते हो, दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल लेते हो। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वैसे वेक्टर्स के टॉपिक का, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलो मैथ्स में भी आ सकता है। इफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एडेड टू बी मेकिंग द सम इक्वल टू 5, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लेते हो, उसका सम करते हो और आंसर 5 के बराबर आ रहा है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 4 है तो मैंने ऐड करवाया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में, और ओवरऑल आंसर जो आया था वो आया था 5 के बराबर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर, तभी दोनों का सम 5 बन रहा है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन तो फिर ऐसे ही सॉल्व होगा। अब डिपेंड करता हो सकता है ऑप्शंस के अंदर कोई और चीज भी एक्स्ट्रा गिवन हो, बट मुझे नहीं लगता ऑप्शन में कोई और चीज गिवन होगी, क्योंकि भाई ऑप्शंस के अंदर एक सिंपल सी बात की जा रही है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम किया तो आंसर 5 के बराबर आ रहा है, तो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल वे में इसका तो सिंपल सा आंसर आपके पास आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इसमें मतलब मेरे नजदीक कोई और मुश्किल चीज नहीं लगती जो इसमें आपसे पूछी जा सके। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए एक पॉलीगॉन के अंदर जिसकी 7 साइड्स आ रही हैं। ये क्वेश्चन मैथ्स के अंदर बहुत पूछा जाता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताने हैं एक पॉलीगॉन में जिसकी 7 साइड्स हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन के अंदर डायगोनल्स की वैल्यू बतानी है ना, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। किसके बराबर होता है, n इंटू एन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब अगर मेरे पास एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 7 साइड्स आ रही हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 7 इंटू 7 माइनस का 3, 7 में से 3 को निकालोगे 4 बचेगा, नीचे डिवीजन में 2 का 2, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 7 2 जार इज 14, यानी कि टोटल 14 डायगोनल्स होंगे। क्या फॉर्मूला है, दोबारा देखो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं आपको अगर एक पॉलीगॉन में 7 साइड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 7 इंटू 7 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, सही है। ये फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर बताने हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 इंटू 7 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 3 निकालोगे 4, 4 बाय 2, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, तो सही है ना। तो 7 इंटू जार 14, सिंपल वे में आंसर क्या आ गया, 14 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द पर्टिकुलर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच इक्वेशन इज करेक्ट। यार ये फिजिक्स का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये तो आइंस्टाइन की इक्वेशन है भाई, करेक्ट ही होती है। और ये वाली इक्वेशन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर ये इक्वेशन होती है आपकी, थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का V स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर बोथ होना चाहिए आपका, अगर आपसे इक्वेशन पूछी हुई है। ऑल्दो फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ बोथ का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर ये इक्वेशन मैंने पढ़ी हुई है, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स की वैल्यू बराबर है एक्स प्लस वन के और एफ ओ जी एक्स की वैल्यू बराबर है एक्स माइनस वन के, तो फाइंड दी जी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एफ ओ जी एक्स की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, एक्स माइनस वन के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ जी एक्स। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं एफ ओ जी एक्स की जगह पे एक्स माइनस का वन रखता हूँ इक्वल टू के बाद, ये जो मेरे पास एक्स प्लस का वन आ रहा है ना, जाहिर सी बात है जब आपने एफ इंटू जी किया होगा तो जी एक्स की वैल्यू को, जो भी जी एक्स का फंक्शन होगा वो आपने इधर डाला होगा, तो मैं क्या करता हूँ एक्स के अंदर जी एक्स के फंक्शन को डालता हूँ, आगे प्लस का वन एज इट इज। तो अब इसको अगर प्लस के वन को दूसरी तरफ भेजोगे माइनस का वन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस का टू, क्योंकि माइनस वन माइनस का टू, तो जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स माइनस टू के बराबर। जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स माइनस टू के बराबर। अब अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हो कि आपका सही आंसर है गलत आंसर है, तो आप क्या कर सकते हो कि देखो आपको एफ एक्स का फंक्शन गिवन है,
आपने जीएक्स का फंक्शन ये निकाला है, अब मुझे चेक करना है कि बाकी में मेरा सही आंसर है गलत आंसर है। तो मैं अगर एफ ओ जी एक्स करूंगा ना तो मुझे बाकी में ये वैल्यू मिलनी चाहिए। चेक कर लेता हूँ भैया, अगर मैं एफ ओ जी एक्स करता हूँ तो एक्स की जगह के ऊपर मैं जी की वैल्यू डालता हूँ तो एक्स माइनस का टू प्लस का वन, तो जरा और से देखो एक्स माइनस वन अचीव हो रहा है, इसका मतलब हमने सही काम करा है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है किसके बराबर, क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन पाई बाय टू की अपर लिमिट है, लोअर लिमिट जीरो की, और फंक्शन आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का। वो तमाम बच्चे जो मेरे बैच से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर की, एक शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाई थी। भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, विद इन सेकंड्स के ऊपर शॉर्टकट पे कर सकते हो बेटा सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर शॉर्टकट क्या होती है यहाँ पे भला, अरे भाई शॉर्टकट ही शॉर्टकट है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे कि देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, या तो आप पहले यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करके सॉल्व करो, या फिर इसको डायरेक्टली एक शॉर्टकट पे करो। शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट हमारे पास एक होता है, मैंने आप लोगों को बैच के अंदर पढ़ाया भी था कि कभी भी अगर आपके पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए, सिंपल तरीके से क्या करोगे, एक दफा लिखोगे वन बाई टू को, फिर एक्स का एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर आगे करोगे वन बाई टू, और नीचे एक दफा टू लिखोगे। जो भी तुम्हारा एंगल आ रहा है उसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। यहाँ पे आपका एंगल क्या है, वन एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, सिंपल वन एक्स लिखा हुआ है। तो जो भी आपका एंगल है ना उसका जो कोफिशिएंट है उसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखो, उसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखो। ऊपर जाओगे, ऊपर जाके सिंपल अब साइन लिखोगे, और जो भी यहाँ पे तुमने वैल्यू डाली थी ना वो एज इट इज तुम्हारे साथ आ जाएगी प्लस के सी के साथ, ये तुम्हारा आंसर होता है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या एक ट्रिक है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। अगर कोई बच्चा कह रहा है ना सर समझ में नहीं है ये कैसे कर दिया आपने, अरे भाई ये शॉर्टकट है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं आपके पास क्वेश्चन आ रहा है लेट सपोज साइन स्क्वायर फोर एक्स का, जरा और से बात समझो। अभी फिर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, जरा और से बात समझिएगा, जरा और से बात समझिएगा। इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, सिंपल तरीके से एक दफा लिखोगे वन बाई टू, सही है, सिंपल तरीके से आगे करोगे एक्स का एक्स, अगर साइन का फंक्शन है तो माइनस की वैल्यू, फिर वन बाई टू का वन बाई टू, सही है। अब जो भी तुम्हारा यहाँ पे एंगल आ रहा है ना उसको टू से मल्टीप्लाई करो, फोर टू जार एट हो गया, ऊपर जाके हमेशा साइन लिखोगे, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू डाली थी ना वो साइन का एंगल बन जाएगा प्लस के सी के साथ। साइन के फंक्शन पे हमेशा नेगेटिव पे ओपन होता है, कॉस के फंक्शन के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव पे ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ रहा है कॉस स्क्वायर थ्री एक्स का, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देखो बैच का फायदा ये होता है कि आपको इस तरह की तमाम शॉर्टकट्स कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी मेरे बैचेस में आके पढ़ाती है, मैं खुद बैठ के पढ़ाता हूँ एडवांस में इसको एक एक चीज, ये तमाम चीज आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो अब देखो इसकी शॉर्टकट क्या है, वन बाई टू का वन बाई टू, एक्स का एक्स। कॉस के लिए हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन आता है, वन बाई टू का वन बाई टू, जो भी एंगल आ रहा है उसको टू से मल्टीप्लाई करो, थ्री टू जार सिक्स बन गया। और अगेन हमेशा ऊपर साइन आएगा, क्योंकि जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को ओपन करते हो ना वो वन प्लस का कॉस टू एक्स या वन माइनस की कॉस टू एक्स पे ओपन होती है, फिर जब आप उसकी इंटीग्रेशन लोगे हमेशा साइन आपका बनता है। तो हमेशा ऊपर चाहे साइन का फॉर्मूला हो चाहे कॉस का हो, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, ऊपर हमेशा साइन ही आएगा, सही है ना। और ये थ्री और जो भी आपके पास नीचे आपने ये ब्रैकेट में वैल्यू रखी है ना ये साइन का एंगल बन जाएगा। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, सही है ना। ये इसकी क्या होती है, सिंपल सी ट्रिक होती है, क्लियर है। अब जरा इसको देखो, अब आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको अगर लिमिट्स अप्लाई करनी है तो लिमिट्स अप्लाई कर दो यार, क्या मुश्किल बात है, इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दो। मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनी थी, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ भाई। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास किसके बराबर आई थी, ये आई थी सिंपल तरीके से वन बाई टू का वन बाई टू, एक्स का एक्स माइनस का वन बाई टू, सिंपल एक्स के साथ एंगल क्या है वन का, तो वन इंटू टू, ये बन जाएगा टू के बराबर, इंटू साइन का साइन इंटू टू एक्स। अब देखो आपकी लिमिट्स क्या गिवन थी, आपको यहाँ पे लिमिट्स गिवन थी पाई बाई टू की और जीरो की। तो अब आप लिमिट्स को अप्लाई कर दो, तो वन बाई टू का वन बाई टू, इधर एक्स की जगह पे आपकी अपर लिमिट आ गई, सही है ना। फिर माइनस का वन बाई टू इंटू टू वन बाई फोर बन गया, फिर ये बन गया साइन का साइन टू का टू, अगेन एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पाई बाई टू का पाई बाई टू डाल दिया। एक दफा आपने पूरे क्वेश्चन में अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस का साइन, एक दफा आप लोअर लिमिट डालोगे तो क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट वन बाई टू का वन बाई टू, एक्स की जगह पे जीरो, माइनस का वन बाय फोर इंटू साइन का साइन टू का टू, अगेन एक्स की जगह पे जीरो, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय फोर, सही है, माइनस का वन बाय फोर एज इट इज, और टू से टू कट गया साइन वन एट्टी। हमें पता है कि देखो साइन जीरो डिग्री साइन वन एट्टी साइन थ्री सिक्सटी का आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, क्योंकि साइन एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जीरो का एंगल देता है। तो पाई का मतलब क्या, वन एट्टी डिग्री ना, तो साइन पाई साइन जीरो क्या होगा, साइन पाई क्या होगा, जीरो की डिग्री के बराबर, जीरो के बराबर होगा। साइन पाई किसके बराबर होगा, जीरो के, ये तो जीरो हो गया पूरा का पूरा, सही है। फिर आगे माइनस का साइन वन बाई टू इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, और साइन टू जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर सिर्फ पाई बाय फोर के बराबर बचेगा, पाई बाय फोर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इट्स अ वेरी बेसिक मैथ्स यार, ये सारी चीज आपको पढ़ाई हुई है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बैच का देखो फायदा ही ये होता है कि आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है। मेरे जो अभी बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आपकी मई के अंदर एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर होगा, फिर एक दफा आपका जून में कोर्स कवर होगा। यानी कि आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, यूईटी राउंड टू की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, जीआई की कर रहे हो, कायदे आजम की कर रहे हो, या पर्टिकुलरली आप किसी भी
पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा, पाकिस्तान के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जाएगा, एक एक चीज आपको डिटेल में बेटा पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं 2 की पावर x इक्वल टू के बाद 6 की पावर में x प्लस वाई माइनस का 1, देन फाइंड 3 की पावर x। ओके, तो अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊं तो ब्रेक कैसे होगा? देखो 6 क्या होता है, 6 होता है 2 3 जार इज 6, सही है ना? तो 2 इंटू 3 पावर में क्या आ जाएगा, x प्लस का y माइनस का 1। अब लॉजिकली एक बात समझो, दुनिया के अंदर कभी भी, अगर मैं आपको बताऊं ना, दुनिया के अंदर कभी भी लेट सपोज x इंटू वाई कहीं पे लिखा हुआ है और बाहर पावर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, वो पावर दोनों टर्म्स के पास इंडिविजुअली जाती है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, सही है? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने पे लेके जाऊंगा ना, मैं इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखता हूँ। तो ये 2 की पावर x एज इट इज, और ये बन जाएगा 2 की पावर के अंदर x प्लस का y माइनस का 1 इंटू 3 का 3 पावर में क्या आ जाएगा, x प्लस का y माइनस का 1, सही है? अब हमें चूंकि 3 की पावर x चाहिए, तो भाई ये जो फालतू टर्म्स आ रही है इनको या वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा दो। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर में x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 3 की पावर x प्लस का y माइनस का 1। अब देखो नीचे वाली टर्म को जब नीचे से ऊपर भेजोगे ना, तो तमाम टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर x इंटू की पावर में नेगेटिव का x, नेगेटिव का y और प्लस का 1 इक्वल टू के बाद क्या है, 3 की पावर x प्लस का y माइनस का 1, सही है? तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। तो ये बन जाएगा 2 की पावर में x माइनस का y प्लस का 1, क्योंकि बेसिस सिमिलर थी तो पावर्स को आपने एडअप करवा दिया। इक्वल टू के बाद क्या है, 3 की पावर x प्लस का y माइनस का 1, तो x से x तो कट गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर में नेगेटिव का y प्लस का 1 इक्वल टू के बाद ये क्या बन गया, 3 की पावर x प्लस का y माइनस का 1। अब देखो ये डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शंस किस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर तो मुझे सिंपल 3 की पावर x निकालना है ना, तो आप इसको फर्दर ब्रेक करवा दो। कैसे, ये 2 की पावर नेगेटिव y प्लस का 1 एज इट इज, तो इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करवाऊं तो 3 की पावर x एज इट इज, और ये आ जाएगा 3 की पावर में y माइनस का 1। तो हमने यहाँ पे बेस को ब्रेक करवा दिया, तो अब ये देखो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 की पावर में नेगेटिव का y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 3 की पावर में y माइनस का 1, सही है? इक्वल टू के बाद 3 की पावर x एज इट इज। एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस किस फॉर्मेट में गिवन थे, जिस फॉर्मेट में आपके ऑप्शंस आ रहे हैं उस फॉर्मेट में आपका आंसर होगा। आपके ऑप्शंस मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाले 2 को ऊपर से नीचे भेजूं, तो ये नीचे आके बन जाएगा y माइनस का 1 इंटू 3 की पावर में भी क्या आ रहा है, y माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 3 की पावर x। तो अगर मैं इनको एक तरीके से देखूं, दोनों टर्म्स में चूंकि पावर सिमिलर आ रही है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 और होल पावर में आ जाएगा y माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 3 की पावर x। तो ये मेरे पास एक आंसर ये भी आ सकता है कि 3 की पावर x बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 6 के, होल पावर में y माइनस का 1। तो एक आंसर ये भी आ सकता है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन आप पे कैसे आ रहे हैं, जैसे भी ऑप्शन आ रहे हैं हम सिंप्लीफाई कर लूंगे। डिपेंड, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, जो ऑप्शंस आ रहे हैं हमने उस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। जो भी ऑप्शन हमारे आ रहे हैं हमने क्या करना है, हमेशा उस चीज का बड़ा ख्याल रखते हुए चलना होता है। तो ये इसकी लॉजिक आ रही है बेसिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये लॉगरिथम का आ रहा है। भाई देखो हमारे पास क्या एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या चीज कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अ लॉग हैविंग अ बेस 10, एक लॉग है जिसकी बेस में 10 आ रहा है और ऊपर वैल्यू क्या गिवन है 0.01। बेटा 0.01 क्या होता है, अगर आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट आगे भेजोगे तो 1 के बाद क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा सिंपल 1/100 के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 1/100 का मतलब क्या है, 1/100 का मतलब है 10 की पावर में -2 होना, ऐसे ही है ना बेटा? 1/100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर में -2। नीचे वाले 100 को जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो क्या है भाई, 1/100 किसे कहते हैं, 1/100 कहते हो 1/10 के स्क्वायर को। जब आप 10 के स्क्वायर को ऊपर नीचे से ऊपर भेजोगे 10 की पावर -2 बन जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सिंपल तरीके से लॉग का लॉग बेस में 10 आ रहा है, और 1/100 क्या होता है, 10 की पावर -2। लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि आप पावर को क्या कर सकते हो, जो भी पावर आ रही है उसको उठा के पहले लिख दो। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, लॉग इसकी बेस में भी 10 आ रहा है, फंक्शन में भी 10 आ रहा है, एक ऐसा लॉग जिसकी फंक्शन और बेस सिमिलर हो जाए, 1 के बराबर होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस इज चेंजिंग with the 2 pi सेंटीमीटर पर सेकंड फाइंड द सर्कमफेरेंस चेंज इफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत मैंने आपको करवाया हुआ है सॉल्व। अब देखो इसकी लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि आपके पास ये आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर आपको सर्कमफेरेंस की चेंजिंग वैल्यू दे रहा है, यानी कि चेंज सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है, फाइंड द सर्कमफेरेंस चेंज द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास लॉजिक क्या है, हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस इज चेंजिंग विद द 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड फाइंड सर्कमफेरेंस चेंज इन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास दुनिया में 2 पाई आर के बराबर। तो अगर मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, चेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं,
तो मैं क्या कह सकता हूं, चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन सी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन आर। ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद, हमने पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट को। तो भाई अगर आप सरकमफेरेंस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, डीसी विद रिस्पेक्ट टू डी आर, टू पाई कांस्टेंट है पहले आ गया, और आर का डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, वन के बराबर। सही है, तो ये आ गया आपके पास इसके। तो डीसी बाई डी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप टू पाई के बराबर। ओके, और चेंज की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, मुझे एग्जामिनर ने सरकमफेरेंस चेंज की वैल्यू दी हुई है। सरकमफेरेंस चेंज की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सरकमफेरेंस चेंज निकालना है। अगर मुझे सरकमफेरेंस चेंज निकालना है तो भाई चेंज इन आर क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में छोटी सी गलती करी हुई, देखो एग्जामिनर ने क्या बताया हुआ है, इफ द सरकमफेरेंस इज चेंजिंग विद टू पाई, ये टू पाई नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। यानी कि सरकमफेरेंस अगर चेंज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी कि आपको रेडियस की वैल्यू तरीके से गिवन है। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह पे क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। सही है, ये बेसिकली 2 गिवन था, एक और बच्चे के पेपर में 2 गिवन था, 2 पाई नहीं गिवन था। आपकी मर्जी है, 2 पाई ले लो यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना, इक्वल टू के बाद डीसी बाई डी आर की क्या वैल्यू आई है, डेरिवेटिव ऑन सरकमफेरेंस रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और रेडियस की वैल्यू आई थी 2 पाई के बराबर। 2 पाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपल 4 पाई स्क्वायर के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा चेंज इन सरकमफेरेंस का, आपको ये कैलकुलेट करना था। आर यहाँ पे आपको अनयूजुअल गिवन है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई चेंज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पे, मगर जो क्लियर था मैंने उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। देखो चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है, याद रखिएगा, change in y with respect to change in x is always approximately equal to डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने हमेशा इसका ख्याल रखना है। तो भाई ये हमारे पास आज के 10 अप्रैल के और 9 अप्रैल के जो पेपर्स आ रहे थे, मैंने सारे के सारे आपको सॉल्व करवाए। मैंने थोड़ा सा लेट सॉल्व किया बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। इंशाल्लाह ताला कल के पेपर्स का आपको प्रॉपर टाइम पे सॉल्व करवा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल, और कोशिश करिएगा कि बैच का हिस्सा बनिए अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी कवर करना चाहते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से, तो बेटा देखो 3 12 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 36 के बराबर 1 और 12, यहाँ पे आगे क्या था, नेगेटिव का 6, तो 1 इंटू -6 ये आ जाएगा -6 के बराबर। तो सिंपल तरीके से बेटा नेगेटिव का 36 और प्लस का 36 ये तो कैंसिल आउट हो गया, खाली आपका आंसर क्या बन रहा होगा, -6 के बराबर। अब फाइनली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के अंदर क्या होता है, 1/6 भी करते हो ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए क्या करते हो, 1/6 भी करते हो। तो बेटा देखो आपके पास सिंपल तरीके से इस पूरी वैल्यू की किसके बराबर आ गई, ए बी डॉट प्रोडक्ट ए सी क्रॉस प्रोडक्ट ए डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -6 के। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 1/6 का 1/6 जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के फॉर्मूले का है, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आंसर किसके बराबर आ गया, -6 के बराबर। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरा वॉल्यूम आ गया -1 के बराबर। वॉल्यूम चूंकि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है किसी की भी टर्म के एक्सपेंशन को। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है किसी भी लेंथ को, यानी कि 3 डायमेंशनल बेस लेंथ जो होती है। तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, +1 के बराबर। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दोबारा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला नॉर्मली तो आप लोग जो पढ़ते हो बड़ा आसान वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो आपको 4 वेक्टर्स गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/6 का 1/6। चूंकि 4 वेक्टर्स गिवन है तो पहले आप ए बी रिजल्टेंट निकालोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए इंटू सी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू डी के साथ, ए इंटू सी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू डी के साथ। तो हमने यहाँ पे यही काम करा, हमने देखो यहाँ पे क्या करा, यही काम करा कि पहले आपने ए सी क्रॉस प्रोडक्ट एडी को कैलकुलेट करा, उसका जो भी आंसर आया उसका डॉट प्रोडक्ट लिया ए इंटू बी वेक्टर के साथ, यानी कि जो ए बी रिजल्टेंट था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 6 करवा दो कि फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी, बहुत सारे बच्चों के पेपर में ये क्वेश्चन आया। अच्छा, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर। ये क्वेश्चन भी कल के दिन में भी और आज के दिन में भी काफी सारे बच्चों के पास पूछा गया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ई की पावर 3x, ये जो सीरीज है मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर डिफाइन करो। मैक्लॉरेन सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने डेरिवेटिव के अंदर आपको बहुत तरीके से कवर करवाया हुआ है। तो बेटा ई की पावर 3x इसके बराबर होगा। इसको अगर आप एक्सपेंड करवाओगे तो किस पे एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा सिंपल तरीके से ई की पावर 3x का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस का 3x। मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का, एक सेकंड। मेरे पास ई की पावर 3x की मैक्लॉरेन सीरीज क्या बनेगी, बेटा ई की पावर 3x की मैक्लॉरेन सीरीज बनेगी 1 का 1, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 3x, फिर आगे आ जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
फिर आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 27 इंटू एक्स क्यूब, और नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा 6 का 6। तो ये आपके पास थ्री का बेसिकली, थ्री का जो आपका प्राइम नंबर, थ्री का जो आपकी पावर चल रही है वो इंक्रीज बेसिक वे में चल रही है, कि भाई एक्स की पावर पहले 1 थी, फिर थ्री का स्क्वायर 9 हो गया, फिर थ्री का क्यूब 27 हो गया, देन आगे जाके ये 81 के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास 24 बनेगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। आपको मैक्लॉरिन सीरीज ओपन करना खुदारा आनी चाहिए। मैक्लॉरिन सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डेरिवेटिव साइड। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट कहलाता है। स्टार्ट हो रहा है। देखो बैच की सबसे खास बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट जस्ट जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ कि देखो बैच के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क जो आपको मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज का कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी। जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपका बैच चलता रहेगा। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाएगी। ये नहीं हो सकता कि जिस बंदे का अपना कोई तजुर्बा ना हो वो आपको बैठ के फिजिक्स भी पढ़ाए, मैथ्स भी पढ़ाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाए, इंग्लिश भी पढ़ाए। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आपको समझना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिजल्ट्स नर्स के नेट 3 के अवेलेबल है, मेरे नेट 2 के अवेलेबल है, नेट 1 के अवेलेबल है, ई कैट की पोजीशन अवेलेबल है, एनईटी हो, मेरान हो, फास्ट हो, जीआईके उनकी पोजीशन अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि बेटा बैच के अंदर आपको एक एक चीज बहुत डिटेल लेवल पे समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तमाम पास्ट पेपर्स हम क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। ये जो फीस होती है ये 1 महीने 2 महीने की नहीं, जब तक आपकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको आपके कोर्स के अंदर मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाया जाएगा। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, तमाम के तमाम सब्जेक्ट चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, या नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स हो, फास्ट बिजनेस स्कूल की मैथ्स हो, या फिर आईबीए की मैथ्स हो, या फिर आपके पास सीबीएम की कॉन्सेप्ट्स की बहरिया की मैथ्स हो, हर चीज कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा आपकी डाउट क्लासेस अलग से कंडक्ट होती हैं, वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है डाउट क्लासेस का, वो अलग से हम आपको कवर अप करवाएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, तमाम के तमाम आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनका आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लाइव क्लासेस होती है अब हमारे पोर्टल के ऊपर कंडक्ट होती है। इसके अलावा इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं उसको ज्वाइन अप करिए। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह। थैंक यू सो मच।